हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका है भारत के परंपरागत वस्त्र। भारत के परंपरागत वस्त्र की बात की जाए तो भारत की वस्त्र निर्माण की कला विश्व में अपनी धाक जमाई हुई है और हमारे देश की वस्त्र निर्माण की कला अन्य कलाओं जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, हस्तकला तथा भवन निर्माण कला के भात विरासत में ये भी मिली हुई है। इतिहास गवाह है कि भारत की कला एक संस्कृति की धाक दूर दूर तक फैली हुई है और देश में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारे जो संस्कृति है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसमें क्या देखा गया, निरंतर वृद्धि देखी गई। भारत में वस्त्र निर्माण की कला काफ़ी क्या थी, पुरानी थी, यानी कि प्राचीन था। इस कला का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमारे पुराणों में भी मिलता है। सन 1930 ईसा पूर्व से यह हस्तकला अपने चरम उत्कर्ष पर आ पहुंची थी और भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे वे अपने साथ साथ यहाँ सुंदर मलमल और रेशम के वस्त्र लेकर जाते थे और वहाँ उनकी भूरी प्रशंसा करते थे। प्राचीन समय में यह एक हस्तकला कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो गई थी और भारतीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्र हस्तकला के सुंदर नमूने थे। इनसे ये स्पष्ट होता है कि भारत की मानवीय भावनाएं व अभिरुचियां परिलक्षित होती थीं और इनमें भावनाओं तथा आदर्शों का कलात्मक रूप झलकता था। इसके बाद क्या होता था कि अरब व्यापारियों ने क्या किया, भारतीय संस्कृति की यश का पताका को विदेशों तक फहराने में सहयोग दिया। कौन दिया? अरब के व्यापारी ने। अरब के व्यापारी ने क्या किया, जो भारत की संस्कृति थी उसका यश गुणगान की पताका कहाँ फैला दिया था, विदेशों तक जो है दूसरे देश में फैलाने का प्रयास किया, यानी फहराने में सहयोग दिया। मुगल कालीन इस युग कला को फलने फूलने का उचित अवसर मिला और इस युग में कला की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। राजा महाराजाओं की राशि पोशाकें सोना चांदी के पतले बारीक तारों को पिरोकर बुनी जाती थी। एक एक पोशाक बनने में महीनों का समय बुनकर लगाते थे। राजाओं को प्रसन्न करके उचित पुरस्कार प्राप्त करके वो धनी हो जाते थे। मध्यकालीन युग जब मुस्लिम कालीन युग था तब वस्त्र निर्माण कला अपने चरम उत्कर्ष पर थी और उसमें भारतीय वस्त्रों की खपत विदेशों में इतनी बढ़ गई थी कि विदेशी लोग ईर्ष्यावश अपने देशों में भारतीय माल की आवक को कानूनी रूप से जो है ख़त्म करने लगे थे। भारतीय वस्त्र निर्माण कला अपनी बारीकी, सौंदर्य व कोमलता हेतु प्रसिद्ध थी। वस्त्र निर्माण का कार्य कौन करता था? जुलाहे करते थे। वह यह कार्य बिना किसी यंत्र के केवल हाथों की सहायता से करते थे। यह कला कुछ परिवारों तक ही सीमित थी कि पिता के बाद पुत्र को यह कला विरासत में भी प्राप्त होता था। कला जो होता था ये पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे चलती गई और इसका निरंतर विकास होता गया। बात की जाए कि प्राचीन काल में वस्त्रों के नाम वस्त्रों के गुण के आधार पर रखने का प्रचलन था। जैसे बहते हुए जल के समान या पारदर्शी होने के कारण वस्त्र का नाम क्या था? अबेरवा था। यानी अबेरवा का अर्थ होता है बहते हुए जल के समान, अर्थात पारदर्शी होने के कारण उसका नाम अबेरवा था। यानी जिसका हिंदी माना जाए, हिंदी में इसका अर्थ होगा बहता हुआ पानी। अबेरवा का अर्थ होगा बहता हुआ पानी। इसी प्रकार ओस के बूंदों के समान जो अलौकिक सौंदर्य वाले वस्त्र थे उनको शबनम नाम दिया गया था और शबनम का अर्थ होता है ओस के कण। ठीक है, यदि शबनम का हिंदी अर्थ निकाला जाए तो होगा ओस के कण। और अबेरवा यानी कि बहता पानी। अब उस समय के कुछ वस्त्रों के नामकरण उनके निर्माण स्थल के आधार पर किए जाते थे। जैसे ढाका की मलमल है, कश्मीर का पश्मीना शाल है, गुजरात का पटोला है, सिंध का सुदालिन है, कालीकट का कैलिको है आदि। ये वस्त्र क्या करते थे? बिना किसी यंत्र की सहायता से केवल हाथों द्वारा बनाए जाते थे और जिनकी सुंदरता देख करके आज भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यह ना विस्मृत होने वाली कला के सजीव उदाहरण थे। अब हम बात करें कि भारत के जो परंपरागत वस्त्र हैं वो निम्न हैं। तो अबेरवा आपको समझ में आया? अबेरवा यानी कि बहता हुआ पानी, शबनम यानी कि ओस की बूंदें। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि भारत के कुछ परंपरागत जो वस्त्र होते हैं उनके बारे में। तो पहला पॉइंट है ढाका की मलमल यानी ढाका की साड़ियाँ। ढाका की साड़ियाँ की बात की जाए तो ये अपनी सुंदरता,
सूक्ष्मता तथा हल्केपन के कारण जो है प्रसिद्ध है। यह साड़ियाँ बनती तो अब भी है, लेकिन पहले जैसा अपूर्व सौंदर्य उनमें देखने को अब नहीं मिलता है। इन साड़ी में क्या होता था, विभिन्न प्रकार के नमूने किससे बनाए जाते थे, सोने और चांदी के पतले बारीक तारों द्वारा काढ़े जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जामदानी। देखिए जामदानी का अर्थ होगा कि सोने और चांदी के तारों से बनाए गए जो फूल होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, जामदानी कहते हैं। नमूने व कढ़ाई की विभिन्नता के अनुसार इन साड़ियों के नाम दिए जाते थे। जैसे जिन साड़ियों में तिरछी लाइनों की कढ़ाई की जाती थी उन्हें तिरछा कहा जाता था, यानी जो ऐसे तिरछी लाइन बनाई जाती थी उसे तिरछा कहा जाता था। और फूलों के गुच्छे वाली नमूने जो होते थे, नमूनों की साड़ियाँ होती थी, उनको पन्ना हजारे कहा जाता था, यानी कि जो फूलों के गुच्छे होते थे उनसे बने जो साड़ी होते थे उनको पन्ना हजारे कहा जाता था। इसी प्रकार फूल जिस साड़ी में फूल के गुच्छे फूलदार बने हुए होते थे, फूल की कढ़ाइयाँ होती थी, उसे फूलदार या तोड़दार कहा जाता था। और इस साड़ी में, ढाका की साड़ी में क्या होता था, बॉर्डर पर आकर्षक किसी पशु, पक्षी, मोर, हंस या उड़ती चिड़िया या नृत्य आदि की मुद्रा में विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि पौराणिक कथाओं पर आधारित दृश्य भी अंकित किए जाते थे। किस पर, ढाका की साड़ियाँ, ठीक है। यानी कि ढाका की साड़ियाँ, तिरछा किसको कहते हैं, जामदानी किसको कहते हैं, पन्ना हजारे किसको कहते हैं, फूलवार किसको कहते हैं। जामदानी जो सोने और चांदी के तारों से बनाया जाए, तिरछा यानी कि साड़ी में तिरछी लाइनों की जब कढ़ाई की जाती है तो उसे तिरछा कहते हैं। पन्ना हजारे यानी कि फूलों के गुच्छे वाली जो नमूने की साड़ियाँ होती हैं उसी को हम पन्ना हजारे कहते हैं। और जो साड़ी में फूल बनाया जाता है, फूलदार जो गुच्छे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फूलदार या तोड़दार कहते हैं, ठीक है। और ढाका की साड़ियाँ जो है उनके बॉर्डर पर कैसा चित्र बनाया जाता है, आकर्षक पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये रहा आपका ढाका की साड़ियाँ। अब दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है ढाका की मलमल। ढाका की साड़ियाँ आप लोगों ने देखा। अब दूसरा जो है वो है ढाका की मलमल। ढाका जो वर्तमान समय में कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है और ये अपने मलमल के लिए जो है विश्वविख्यात रहा। ढाका के मलमल के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है कि यहाँ की जो मलमल होती है इतनी सूक्ष्म, इतनी बारीक होती है कि पूरे के पूरे थान को अंगूठी के छिद्र से गुजारा जा सकता है। और इतना ही नहीं, पूरे के पूरे थान को जो माचिस की डिबिया होती है, माचिस की डिबिया में रखा जा सकता है, ठीक है। इसके भी कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे अबेरवा, अभी आप लोगों ने देखा, अबेरवा यानी बहता हुआ पानी के समान दिखाई देता है। शबनम यानी कि ओश के बूंद के समान ऐसे मलमल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ढाका के वातावरण में उपस्थित आर्द्र वायु इन वस्त्रों के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कि ढाका के मलमल में क्या देखने के लिए मिलता है, अबेरवा, शबनम, वफ्त हवा, ये सब देखने के लिए मिलता है। ये तो था आपका ढाका का मलमल। अब बालूचर साड़ियाँ की बात की जाए कि बालूचर साड़ियाँ कहाँ से आती हैं, तो ये मुर्शिदाबाद के निकट स्थित बालूचर नामक एक स्थान है। वहाँ पर ये साड़ियाँ कैसे बनती हैं, हथकरघे द्वारा बनाई जाती हैं। और इन साड़ियों में आंचल को अनंत नमूने डाल करके आकर्षक रूप दिया जाता है। और इन नमूनों में मुगल कालीन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। फूल सूंघती बेगम बनाए जाते हैं। घोड़े पर बैठे या हुक्का पीते हुए, चिलम पीते हुए सामंतों के चित्र अंकित होते हैं। इन पर मुगल कालीन प्रभाव होने के चिन्ह झलकते हैं। आज भी बालूचर में सुंदर सुंदर साड़ियों का निर्माण किया गया है। ये तो था आपका बालूचर की साड़ियाँ। अगला पॉइंट आपका है चंदेरी साड़ियाँ। चंदेरी साड़ी भी काफ़ी आकर्षक साड़ी होती है। और इसकी बात की जाए तो ये कहाँ है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के समीप चंदेर नामक स्थान पर निर्मित होता है। और यहाँ की जो निर्मित साड़ियाँ होती हैं वो अपनी सूक्ष्मता, बारीकी के लिए काफ़ी विख्यात होती हैं। ये साड़ियाँ सूती वस्त्र की होती हैं और इन पर रेशम एवं जरी के सुंदर नमूने अंकित किए जाते हैं। साड़ी के मध्य भाग में यानी कि बीच में छोटे छोटे बूटे बनाए जाते हैं
जो दोनों ओर से अलग अलग रंग के होते हैं। चंदेर में बनी होने के कारण इन साड़ियों को क्या कहा जाता है? चंदेरी साड़ी कहा जाता है। चंदेरी साड़ी कहाँ का है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप चंदेर नामक स्थान पर निर्मित होता है। अगला जो पॉइंट है आपका है पीताम्बर या पैठड़ी जिसको कहते हैं ना। यह सुंदर धोती या साड़ी ये हैदराबाद के जो है पैठा नामक स्थान पर निर्मित होता है और ये रेशम का जालीदार वस्त्र होता है। साड़ी का आंचल प्रायः क्या होता है? गाढ़ा होता है, नारंगी या लाल रंग का रखा जाता है। आंचल पर बॉर्डर का भाग अलग अलग बना करके फिर साड़ी में सिल करके एक साथ जोड़ दिया जाता है और साड़ी में बीच बीच में फूल, गमले, हंस आदि की आकृतियां बनाई जाती हैं। यह वस्त्र कलापूर्ण होने के साथ साथ वैभवपूर्ण व कीमती होते हैं और ये राज परिवारों में इन्हें अवसर विशेष पर ही पहना जाता है और इनका प्रयोग जो है धार्मिक कार्यों एवं पूजा के अवसरों पर भी किया जाता है। किसका? पीताम्बर या जिसको हम क्या कहते हैं? पैठड़ी वस्त्र कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कलमदार क्या है। कलमदार की बात की जाए तो इनको हम कलमदार वस्त्र को क्या कहते हैं? पालमपुरी वस्त्र कहते हैं। ठीक है, इन वस्त्रों को हाथ से एवं कलम की सहायता से रंगा जाता है। कलम से या ब्रश से रंगाई का कार्य इनसे रंग लगाकर नहीं किया जाता है, अपितु कलम या ब्रश में पिघले मोम को उन स्थानों पर लगाते हैं जिन्हें रंग होने से बचाना है। यह रंगने की विधि आधुनिक बाटिक से मिलती जुलती है, जो बाटिक छपाई होता है उससे मिलती है। अब देखा जाए तो इन वस्त्रों पर हिंदू तथा इस्लाम धर्म दोनों की ही पौराणिक कथाएं चित्रित की जाती हैं, जिसमें दोनों धर्मों के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों में इन वस्त्रों का प्रयोग किया करते हैं। कि दोनों धर्म के लोग इस वस्त्र का प्रयोग करते हैं और इस वस्त्र की खास विशेषता ये है कि ये सूक्ष्म विवरण भी बड़ी यथार्थता से चित्रित किए जाते हैं, नहीं बहुत सावधानी से बनाई जाती है। अगला जो आपका फेमस है वो पटोला है। पटोला कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात कहाँ है? काठियावाड़ में स्थित है। काठियावाड़ में ये पाया जाता है। धीरे धीरे इसका निर्माण कहाँ होने लगा? बम्बई में भी, सूरत व अहमदाबाद में भी किया जाने लगा। आजकल उड़ीसा की प्रसिद्ध जो साड़ी है वो संबलपुर साड़ियाँ हैं और पटोला के आधार पर ही बनाया जाता है। पटोला की बात की जाए तो पटोला निर्माण के लिए रंग नमूना की योजना पहले ही निर्धारित कर ली जाती है और उसी के आधार पर टाई एवं डाई की प्रक्रिया द्वारा रंगा जाता है। धागों को इस प्रक्रिया द्वारा रंगने से पूर्व चिन्हों पर बांध दिया जाता है, जिससे वह बिना रंगे रह जाते हैं। इस प्रकार चढ़ने की प्रक्रिया में अत्यंत सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता होती है और इसमें ऐसे नमूने बनाए जाते हैं, हाथी का, नर्तकी का, फूल, गमले आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पटोला कहाँ का फेमस वस्त्र है? गुजरात का। अब आइए अगला है ब्रोकेट। जो ब्रोकेट होता है, ब्रोकेट किसको कहते हैं? ब्रोकेट अलंकारिक वस्त्र होते हैं और ये अंग्रेजों द्वारा यह नाम उन वस्त्रों के लिए दिया गया था जिन पर सोने और चांदी के महीन तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते थे। इनमें सोने और चांदी के तारों से बनाए हुए डिजाइन को क्या कहते हैं? ब्रोकेट कहते हैं। इसमें क्या होता था? सुनहरे चमकीले धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते थे और इसका निर्माण कहाँ होता था? तो ब्रोकेट की बात की जाए तो ब्रोकेट सूरत में, बनारस में व अहमदाबाद में प्रसिद्ध था। यानी लोग कहते हैं कि ब्रोकेट साड़ी कहाँ की फेमस है? तो बनारस का। ठीक है, ब्रोकेट की कई सारी किस्में होती हैं। ठीक है, कम ख्वाब जिसको कहते हैं ना, कम ख्वाब का अर्थ होता है स्वप्न की भांति सौंदर्य। यह वस्त्र विलास व वैभव के लिए प्रतीक माने जाते हैं और इसमें सोने और चांदी के तारों से उभरे हुए नमूने वस्त्र की सतह पर क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। और इन वस्त्रों में पुरुषों के लिए कौन से वस्त्र बनते हैं? अंगरखा बनते हैं, अचकन बनती है, टोपी बनते हैं, चोंगा बनता है। चोंगा जो चीन की रानी सीलिंगची अपने राजा के लिए बनवाई थी ना, चोंगा वही है। फिर उसके बाद में कम ख्वाब का अर्थ होता है स्वप्न की भांति सौंदर्य। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आपका है अबेरवा। अबेरवा की बात की जाए तो अबेरवा का शाब्दिक अर्थ होता है बहता हुआ पानी। ये रेशमी वस्त्र होते हैं और इन पर सोने और चांदी के तारों के सुंदर नमूने बनाए जाते हैं और ये बहते हुए पानी के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया था? अबेरवा।
अगला है हिमरस या अमरस। हिमरस तथा अमरस की बात की जाए तो ये वस्त्र औरंगाबाद, जहाँ हैदराबाद में लगता है, में बनते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही विदित है, ज्ञात है कि ये वस्त्र हिम मीन्स होता है शीत ऋतु में, यानी कि हिमरस यानी कि शीत ऋतु में पहने वाले वस्त्र हैं। ये प्रायः सूती जमीन पर रेशमी धागों द्वारा तैयार किए जाते हैं और रेशम के धागे सूती बस की सतह पर लंबे लंबे फ्लोट बनते चले जाते हैं। इनके मुख्य पहनावा की बात की जाए तो अचकन, अंगरखा, लहंगे के अतिरिक्त राजसी दरबार के कुशन, गद्दियाँ, सिंहासन की गद्दियाँ, पर्दे आदि बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये ब्रोकेड आजकल सूरत, बनारस में भी बनाए जाते हैं, लेकिन पहला जैसा इसमें सौंदर्य देखने को नहीं मिलता है। हिमरस तथा अमरस। फिर अगला वफ्त या पाठथान। वफ्त या पाठथान की बात करें तो इस ब्रोकेड वस्त्र को प्रमुख रूप से रेशम द्वारा निर्मित किया जाता है और इनके बीच बीच में रुपहले व सुनहले आकर्षक नमूने चित्रित किए जाते हैं। इन वस्त्रों को अचकन, लहंगे, अंगरखे आदि बनाने के लिए किए जाते हैं। अगला है बंधनी, जिसको बंधेज कहते हैं या टाई एंड डाई के नाम से भी आप सब जानते हैं, यानी जिसको बात करके रंगा जाए। तो इसमें क्या होता है बंधनी में कि इन वस्त्रों हेतु गुजरात हो गया, काठियावाड़ हो गया, राजस्थान हो गया, सिंध आदि में ये वस्त्र क्या है, प्रसिद्ध है। कौन? बंधनी, जिसको टाई एंड डाई कहते हैं। इन वस्त्रों के अंतर्गत बांध कर रंगी जाने वाली चुनरी, ओढ़नी तथा साड़ी आदि आते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सूती कपड़ा होता है, उसमें गट्ठर बांध दिया जाता है और गट्ठर बांध करके उबलते हुए पानी में रंग मिला करके उसमें डाल दिया जाता है और उसमें चलाया जाता है जब तक कपड़ा संपूर्ण रंग को सोख ना ले। उसके बाद में क्या होता है, रंग से बचने हेतु नमूने पर क्या किया जाता है, हल्का मोम लगा लिया जाता है ताकि वह पूरा रंग ना सके।